नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत जीके में। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का उज्जैन जिला। यह जिला एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस जिले से हर एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, चाहे MP व्यापम की एग्ज़ाम हो या किसी और स्टेट की एग्ज़ाम हो, उसमें उज्जैन से रिलेटेड प्रश्न बनने की संभावना होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज अपने इस टॉपिक की। पहले अपन पढ़ेंगे उज्जैन के उपनाम। प्रथम आता है उपनाम में अवंतिका, दूसरा है उज्जैनी, तीसरा है कनकश्रृंगा, चौथा विशाला, पांचवा प्रतिकल्पा और छठा है कुमुदवंती। इसके अलावा भी उज्जैन को अन्य नामों से जाना जाता है, जो कि इस प्रकार है। प्रथम आता है मूर्तियों का शहर, मूर्तियों का शहर। इसके बाद इसको बोलते हैं, दूसरे नंबर पे बोला जाता है कि यहाँ पे मध्य प्रदेश के अन्य जिलों के मुकाबले कई ज़्यादा मेले लगते हैं, इसलिए इसे मेलों का शहर भी बोलते हैं। मेलों का शहर भी बोला जाता है। यहाँ तकरीबन 227 मेले लगते हैं, इस वजह से इस जिलों को मेलों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ की मूर्तियाँ भी बहुत फेमस है। परीक्षा में क्वेश्चन बनेगा कि अवंतिका किस शहर का उपनाम है, तो आपको बताना है कि उज्जैन का। और यह क्वेश्चन MP पुलिस 2022 में पूछा गया है कि अवंतिका किस दूसरे शहर का उपनाम है, तो आपको बताना है उज्जैन का। फिर बात करते हैं अपन इसकी स्थापना की। इसकी स्थापना होती है 1959 में। मतलब 1959 में तो यह जिले के रूप में आया था। इससे पहले उज्जैन जिले की स्थापना 5000 वर्ष पूर्व हो चुकी थी। पाँच हजार वर्ष पूर्व हो चुकी थी, परंतु इसको जिले के रूप में गठित किया था 1959। यानी कि देखा जाए तो 1 नवंबर 1959 में 1956 में 1 नवंबर 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, तो उसके 3 साल बाद ही इस जिले का गठन कर दिया गया और यह 1959 में उज्जैन जिला बनकर तैयार हो गया। इसके बाद पढ़ते हैं अपन इसके संभाग। ये उज्जैन संभाग है, उज्जैन के अंदर ही आता है ये जिला। उज्जैन संभाग के अंतर्गत उज्जैन, देवास, मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर, आगर इत्यादि शामिल हैं। ये सारे जिले उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं। उज्जैन संभाग, ये संभाग मध्य प्रदेश का तीसरा बड़ा संभाग है। उज्जैन जिला मध्य प्रदेश का तीसरा बड़ा संभाग है। ठीक है, प्रश्न पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश के 5 बड़े संभाग बताइए, तो उसमें तीसरे नंबर पे आता है उज्जैन संभाग। ठीक है, उज्जैन संभाग के अंदर 7 जिले शामिल है। कितने जिले शामिल है? 7 जिले। 7 जिले शामिल हैं। उसको याद करने के लिए देखा जाए, उज्जैन जिला जो है इसके अंतर्गत 7 तहसीलें आती है। 7 तहसीलें आती है, यानी कि सामान्य भाषा में अगर कहा जाए तो इसके अंतर्गत 7 जिले शामिल हैं इस संभाग के अंतर्गत, और 7 तहसीलें भी आती हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन इसके जनसंख्या की। इसकी जनसंख्या है 19,86,864। ये आंकड़े 2011 के अनुसार हैं। अभी तो इसकी जनसंख्या बढ़ चुकी है, पर ये आंकड़े हैं 2011 के अकॉर्डिंग। फिर इसकी साक्षरता, यहाँ सर ने मिस्टेक कर दी थी, ये साक्षरता है 72.3%। ये भी 2011 के अकॉर्डिंग है। फिर बात करते हैं अपन इसकी जनसंख्या घनत्व की। इसका जनसंख्या घनत्व है 326 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से। ठीक है, तो ये 2011 के अकॉर्डिंग है। अपन ने क्या क्या देखा? सबसे पहले अपन ने देखा है उपनाम अवंतिका, सेकंड आया उज्जैनी, तीसरा आया है कनकश्रृंगा, फिर विशाला, प्रतिकल्पा, कुमुदवती। इसके अलावा भी इसको मंदिरों का शहर भी कहते हैं। एक आता है मंदिरों का शहर, मंदिरों का शहर।
मंदिरों का शहर, मूर्तियों का शहर और मेलों का शहर। 227 मेले यहाँ लगते हैं, यानी कि मध्य प्रदेश के सबसे अधिक मेले उज्जैन जिले में लगते हैं। ठीक है, फिर सिंहस्थ मेले, कुंभ मेले भी यहीं लगते हैं, इसका अपन आगे चर्चा करेंगे। और इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। 1959 में तो ये जिला बना था, इससे पहले इसकी स्थापना 5000 वर्ष पूर्व हो चुकी थी। ठीक है, संभाग, ये इसके अंतर्गत 7 जिले शामिल हैं उज्जैन संभाग के अंतर्गत। ये हम मध्य प्रदेश का तीसरा बड़ा संभाग है। उज्जैन, देवास, मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर, आगर, ये सारे उज्जैन संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। उसके बाद अपन ने देखा जनसंख्या। जनसंख्या है 19,86,864, ये 2011 के अकॉर्डिंग। फिर अपन ने देखी है साक्षरता 72.3%। फिर आ गया जनसंख्या घनत्व 326 व्यक्ति प्रति किलोमीटर हिसाब से। फिर ये सारी चीज़ें तो हुई बेसिक जानकारी। फिर आता है इसका लिंगानुपात। लिंगानुपात 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 है 955 और इसका प्रदेश में 18वां स्थान है लिंगानुपात के तौर पे। 1000 पुरुषों के ऊपर 955 महिलाएं। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़े। आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा मैंने जो पढ़ाया है, और ये सारी इसकी बेसिक जानकारी है। सेकंड चलते हैं अपन इसके संस्कृति एवं पर्यटक स्थल। इसको महाकाल की नगरी भी बोलते हैं, ये आप सब भलीभांति जानते हैं। अब पढ़ते हैं अपन बृहदहरि की गुफाएं। ठीक है, बृहदहरि की गुफाएं। बृहदहरि गुफा में कौन कौन जाके आया है आप कमेंट करके बताइए। ये पड़ता है उज्जैन जंक्शन से करीबन 3 किलोमीटर दूर। एक भव्य गुफा है, बहुत सकरा सा गलियारा वगैरह है इसमें बना हुआ, सकरी सीढ़ियाँ बनी हुई है। बृहदहरि की गुफाएं क्यों फेमस हैं इसके बारे में बताती हूँ मैं। इस गुफा में राजा बृहदहरि, जो कि एक टाइम पे राजा हुआ करते थे, उसके बाद उन्होंने संन्यास धारण कर लिया। राजा बृहदहरि ये थे विक्रमादित्य के भाई। विक्रमादित्य ये विक्रमादित्य के भाई थे और इनके पिता थे गंधर्व कुमार सेन। गंधर्व सेन, ठीक है। गंधर्व सेन की 2 पत्नियां थी। 2 पत्नियां थी, ठीक है। गंधर्व सेन की 2 पत्नियां थी, इनकी 2 विवाह हुआ था। प्रथम के हुए थे बृहदहरि और द्वितीय के हुए थे विक्रमादित्य, ठीक है। तो बृहदहरि के ये लघु भ्राता हैं, छोटे भाई हैं। तो राजपाट पूरा बृहदहरि को मिला। अब इनका राजपाट अच्छे से कुशल मंगल चल रहा था। एक दिन क्या हुआ, इनके शासन में एक बाबा आते हैं जिनका नाम है गोरखनाथ। गोरखनाथ, वे बाबा आए तो बृहदहरि ने उनका बहुत अच्छे से आदर सत्कार किया, बिठाया, उनको जलपान करवाया, बहुत सी अच्छे से सेवा करी। तो बाबा गोरखनाथ ने खुश होकर उनको एक फल भेंट किया। वह फल बहुत चमत्कारी था। उस फल को भेंट करने के बाद गोरखनाथ ने बोला, बाबा गोरखनाथ थे, इन्होंने बोला कि फल जो भी ग्रहण करेगा वह आजीवन जवान रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, उसके शरीर में स्फूर्ति रहेगी। वो सारी चीज़ें उसमें थी, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने ये फल राजा को दे दिया। किसने? गोरखनाथ ने बृहदहरि को दिया, ठीक है। बृहदहरि को जैसे ही बृहदहरि को फल मिला, इन्होंने सोचा कि इस फल का मैं क्या करूं, ये फल मेरी सबसे प्रिय रानी को दे देता हूं। तो इन्होंने ये फल लेके अपनी प्रिय रानी, मतलब इन्होंने 3 विवाह किया था। इनकी प्रिय रानी थी 3रे नंबर की, उसका नाम था पिंगला। पिंगला रानी, पिंगला। ये फल उन्होंने इसको भेंट कर दिया, पिंगला को दे दिया कि वो जवान रहे, तंदुरुस्त रहे, स्फूर्तिमंद रहे, सारी चीज़ें रहे। तो ये सोच के पिंगला को दे दिया। अब राजा इससे प्रेम करते थे तो प्रेमवश पिंगला को दे दिया। अब पिंगला को इनसे मोह नहीं था, एक कोतवाल से था। कोतवाल जो होता है ना, कोतवाल से था।
पिंगला को मोह था कोतवाल से, पर कोतवाल को पिंगला से नहीं था। कोतवाल ने क्या किया, एक वेश्या को दे दिया, क्योंकि इनको उनसे प्रेम था, वेश्या को दिया। हुआ क्या, गोरखनाथ ने भृतहरि को दिया, भृतहरि ने पिंगला को दे दिया, पिंगला ने क्या किया, कोतवाल को दे दिया, और कोतवाल ने लेके वेश्या को दे दिया। ठीक है, अब ये सारी घटनाक्रम चलता रहा, फिर लेके इस वेश्या ने सोचा, यह समझदार थी, कि अपना जीवन तो व्यर्थ है, अपन इस फल का क्या करेंगे। उसने सोचा कि अगर यह फल मैं राजा को भेंट कर दूं तो वो तंदुरुस्त रहेंगे, अच्छे रहेंगे, वो प्रजा की अच्छे से देखभाल कर पाएंगे। तो ये लेके पहुंच गई राज दरबार के अंदर, इसने लेके ये फल दे दिया किसको, भृतहरि को। अब भृतहरि को इसने ये फल दिया, तो भृतहरि ने पूछा कि आपके पास ये फल कहाँ से आया। तो फिर वेश्या ने बताया कि यह फल कोतवाल से मिला। फिर कोतवाल को बुलाया, कोतवाल से पूछा कि ये फल कहाँ से मिला। उसने बताया कि ये रानी पिंगला ने दिया। फिर पिंगला को बुलाया, फिर भृतहरि ने उससे बातचीत करी, सारी जानकारी मिली। फिर इनको पता चला कि इसको हमसे कोई मोह ही नहीं है, हमसे प्रेम ही नहीं है। फिर इनको लगा कि जब महल में ही हम किसी को समझ नहीं पाए तो हम अपनी प्रजा को क्या समझेंगे। ऐसे करके इन्होंने वहीं राजपाट को त्याग दिया और फिर इस गुफा में चले गए, संन्यास ग्रहण कर लिया। ये इन्होंने थोड़ा ही शासन किया था और कुछ किविंदियाँ मिलती हैं इनके बारे में, जिनके बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं, जितनी थी मैंने बताया। ठीक है, तो फिर भृतहरि यहाँ चले गए और ये गए थे बाबा गोरखनाथ के साथ। और प्रश्न आता है कि गोरखनाथ का चेला किससे कहा जाता है, तो भृतहरि को कहा जाता है। या भले ही भृतहरि के गुरु कौन थे, तो वो थे बाबा गोरखनाथ। इस वजह से इस गुफा में ये दोनों तपस्या करते थे और फिर बाद में इस गुफा का नाम भृतहरि गुफा रखा गया। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है महाकाल मंदिर। अपन महाकाल मंदिर के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे यहाँ जाके भी आए हैं। कौन कौन जाके आए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अब अपन इसके बारे में देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य जो कि एग्जाम की दृष्टि से हो सकता है या आपको जानकारी मिले। ठीक है, महाकाल मंदिर, सबसे प्रथम महाकाल मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। ये आप सबको पता ही है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। महाकाल मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं। कौन कौन सा है, एक तो यह है महाकाल मंदिर, दूसरा कौन सा है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, पहला हो गया है ये महाकाल मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में है, दूसरा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, इसके अलावा महाकाल मंदिर की विशेषता ये है, यहाँ पे भस्म आरती होती है। किसकी आरती होती है, भस्म आरती। भस्म आरती से तात्पर्य है राख, जो ताज़ा मुर्दे होते हैं ना उनको जला के जो उनकी राख होती है ना उनसे इनका श्रृंगार किया जाता है। आपने देखा होगा कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होते रहते हैं, उनमें आपने ये चीज़ देखी होगी कि राख से पूजा हो रही है, एक पोटली टाइप का भर के लाते हैं, उसमें पूजा करते हैं। ठीक है, भस्म आरती होती है। जिंदा मुर्दे का मतलब यह है, ताज़ा मुर्दे का मतलब यह है कि जिनका शव 3 बजे 4 बजे समथिंग जलाया गया है। फिर आता है महाकाल मंदिर का एक और महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, महाकाल मंदिर का एक और महत्वपूर्ण तथ्य काल। काल का अर्थ क्या होता है, पहला तो होता है मृत्यु और दूसरा आता है समय। पहला होता है मृत्यु, दूसरा आता है समय। इसके साथ साथ प्राचीन समय में कहा जाता है कि प्राचीन समय में संपूर्ण विश्व का मानक समय यहीं से तय हुआ है। संपूर्ण विश्व का मानक समय यहीं से तय होता है।
और इसे पृथ्वी का केंद्र बिंदु भी माना जाता है। पृथ्वी का केंद्र बिंदु भी माना जाता है। महाकाल मंदिर, उज्जैन को पृथ्वी का केंद्र बिंदु भी माना जाता है। और यह कहावत है कि उज्जैन का सिर्फ एक ही राजा है, इसके अलावा यहाँ कोई राजा रात नहीं रुक सकता, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, विधायक या कोई बड़ा पदेन अधिकारी। अगर वह यहाँ रात रुके तो उसकी मृत्यु होना तय है, क्योंकि कहा जाता है कि उज्जैन का सिर्फ एक ही राजा है। इस वजह से जो भी बड़े अधिकारी यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं उनको रात रुकने के लिए मना किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अपन पढ़ते हैं संदीपनी आश्रम। यह आश्रम इतिहास के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पे किस किसने शिक्षा ग्रहण करी थी? सबसे प्रथम आता है श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने। उसके बाद आता है बलराम ने, और इनका मित्र था सुदामा। इन्होंने यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करी थी। फिर आता है चिंतामण गणेश मंदिर, जंतर मंतर। यहाँ पे बहुत सारे वाद्य यंत्र रखे हुए हैं, वाद्य यंत्र। फिर मुगल सराय, ये सारे महत्वपूर्ण यहाँ के पर्यटक स्थल है। इसके अलावा आता है काल भैरव मंदिर, काल भैरव मंदिर। काल भैरव मंदिर। फिर आता है साक्षी गोपाल मंदिर। फिर आता है कालियादह। इनके अलावा भी बहुत सारे हैं। यहाँ कौन कौन जाके आया है आप सब कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ कौन कौन जाके आया है। फिर जनता मंतर अपने देख लिया है। चंपा की बावड़ी है, वैश्य टोकरी है, चंपा की बावड़ी, वैश्य टोकरी, टोकरी है या टेकरी आप देख लीजिएगा। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण एक हरसिद्धि माता का मंदिर। इसमें क्या है? हरसिद्धि माता का मंदिर है, हरसिद्धि माता का मंदिर है। इस मंदिर के बारे में शिव पुराण में उल्लेख मिलता है कि माता सती यानी पार्वती जी, सती माता जब सती हो गई थी तो उनकी कोहनी यहाँ गिर गई थी, कोहनी। इस वजह से इस मंदिर की पूजा की जाती है और इसको हरसिद्धि माता के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन मेला। प्रत्येक 12 वर्ष में उज्जैन में सिंहस्थ मेला लगता है। इसे अपन कुंभ मेला भी कहते हैं, कुंभ मेला भी कहते हैं। मध्य प्रदेश का एकमात्र शहर जहाँ पे कुंभ का मेला लगता है। यह मेला किस नदी के किनारे लगता है? तो ये शिप्रा नदी के किनारे लगता है। इसके अलावा भारत में 4 जगह और मेले लगते हैं कुंभ के। प्रथम अपन ने देखा उज्जैन, जो कि लगता है शिप्रा नदी के किनारे। दूसरा आता है हरिद्वार, जो गंगा नदी के तट पे लगता है। तीसरा आता है नासिक, ये लगता है गोदावरी नदी के तट पे।
उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और चौथा आता है प्रयागराज। प्रयागराज ये इलाहाबाद में है। ये गंगा नदी, यमुना नदी और सरस्वती, इन तीनों नदियों का यहाँ पे संगम होता है और इसी के तट पे यह मेला लगता है। तो अपन ने देखा 12 वर्ष, प्रत्येक 12 वर्ष में उज्जैन में सिंहस्थ का मेला लगता है। इसे कुंभ मेला भी अपन कह सकते हैं। यह उज्जैन में क्षिप्रा के तट पर लगता है। इसके अलावा भी भारत में 4 जगह लगता है। तो एक तो उज्जैन में अपन ने देख लिया, फिर 3 जगह और है, हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज। ये हरिद्वार वाला गंगा नदी के किनारे लगता है, नासिक वाला गोदावरी तट के किनारे लगता है और प्रयागराज ये गंगा, यमुना और सरस्वती, ये तीनों नदियों के किनारे। ठीक है। इसके अलावा उज्जैन में एक टेपा सम्मेलन होता है। टेपा सम्मेलन, टेपा सम्मेलन क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। टेपा सम्मेलन, टेपा सम्मेलन, इसमें सारे व्यंग्यकार शामिल होते हैं। सारे व्यंग वगैरह चलते हैं, फिर व्यंग वगैरह पढ़ते हैं ये यहाँ पे। टेपा सम्मेलन, इसका अर्थ क्या होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक दृष्टिकोण, कुल जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत इसी जिले में, प्रतिशत के हिसाब से उज्जैन में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति निवास करती है। ठीक है। इसके बाद आता है नागदा में कृत्रिम रेशे बनाने का कारखाना है। कृत्रिम रेशे बनाने का कारखाना नागदा में है। ये उज्जैन से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पे है और प्रस्तावित जिला भी है। आने वाले समय में ये जिला बन जाएगा 2023 में। आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि जब भी चुनाव आते हैं तब 1 या 2 जिले का गठन हो जाता है। आप इसके सन चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब जब चुनाव हुए हैं तब तक एक ना एक जिला बना है। तो अभी प्रस्तावित है। ये तो मैंने बताया है उज्जैन से अलग होके नागदा बनने वाला है। इसके अलावा और भी जिले हैं जो कि अलग होके बनने वाले हैं। उन जिलों से अलग होके वो शहर की मांग चल रही है अभी। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि और कौन से जिले हैं जो कि अलग होके अभी हाल ही में नए जिले बनने वाले हैं। ठीक है, उनकी मांग चल रही है। फिर आता है महिदपुर सहकारी शक्कर कारखाना सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र। सूती वस्त्र उत्पादक यानी कि कॉटन, इसका उत्पादक केंद्र है। ठीक है। प्रश्न पूछा जाएगा कि कुल जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत किस जिले में है, तो आपको बताना है उज्जैन जिला। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में जानते हैं अपन कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, आइए जानते हैं कुछ खास। प्रथम आता है जन्मस्थली महाकवि कालिदास, शरद जोशी, 12 मिहिर, 12 नहीं 12 मिहिर, सर ने मिस्टेक कर दी है यहाँ, 12 मिहिर। ठीक है। ये प्रतिवर्ष कालिदास समारोह का आयोजन किया जाता है। कालिदास समारोह का आयोजन भी यही होता है। महाकवि परिमल द्वारा उज्जैन को पृथ्वी के रत्न के समान कहा है। अगर महाकवि परिमल द्वारा उज्जैन को पृथ्वी के रत्न के समान कहा है तो कालिदास ने क्या कहा था? कालिदास जी ने कहा था ये स्वर्ग का चमकता हुआ एक खंड है। यानी कि उज्जैन को उन्होंने कहा था कि यह स्वर्ग का चमकता हुआ एक खंड है, एक टुकड़ा है स्वर्ग का उज्जैन। ठीक है। महाकवि परिमल द्वारा उज्जैन को पृथ्वी के रत्न के समान कहा है, तो कालिदास द्वारा कहा है कि स्वर्ग का चमकता हुआ एक खंड। इसके अलावा कालिदास अकादमी, कालिदास अकादमी भी यही है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है। और कालिदास के बहुत सारी रचना वगैरह हैं जो अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे। फिर आता है मलखम एकेडमी उज्जैन में स्थापित है। मलखम एकेडमी उज्जैन में है। इसमें दिया जाने वाला पुरस्कार है
प्रभाष जोशी पुरस्कार, प्रभाष जोशी पुरस्कार। इसकी स्थापना हो गई थी 2013 में। और मलखम्ब में तकरीबन 14 से 15 खिलाड़ी होते हैं और ये एक आकृति बनाते हैं, एक के ऊपर एक चढ़ के ऐसे आकृति बनाते हैं इस मलखम्ब के अंदर। इसमें सारे खिलाड़ी उज्जैन से ही होते हैं और इसकी शुरुआत भी उज्जैन से ही मानी जाती है और सारे प्राइज वगैरह भी उज्जैन वाले ले जाते हैं इसमें। अभी कौन कौन उज्जैन से इस वीडियो को देख रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। उज्जैन को मंदिर एवं मूर्तियों का नगर भी कहते हैं, ये अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, कार्टन सीड साल्वेट प्लांट वगैरह हैं, कॉटन वगैरह का है, नागदा अपन पढ़ चुके हैं। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहते हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादक होता है और इस जिले में तो तकरीबन सबसे ज़्यादा होता है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कारखाना इसी वजह से यहाँ है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तत्कालीन समय में जो 16 महाजनपद थे उनमें से एक था, इसका नाम था अवंती। अवंती यानी उज्जैन। उज्जैन का पुराना नाम था अवंती, जिसकी उत्तरी राजधानी उज्जैन थी और इसको राजधानी बनाया था विक्रमादित्य ने। जब राजा विक्रमादित्य का शासन हुआ करता था तो उन्होंने इसको राजधानी बनाया था। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ये महाकाल की नगरी में स्थित है। आपने पढ़ ही लिया है, उज्जैन में है। उज्जैन में ही सबसे पहले शून्य का उपयोग किया गया था, ये ब्रह्मगुप्त ने किया था। महाकवि कालिदास उज्जैनी के इतिहास प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में से 9 रत्न में से एक थे। इनके विक्रमादित्य के 9 रत्न थे, जैसे अकबर के थे ना वैसे विक्रमादित्य के थे, तो उनमें से एक थे कालिदास। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सोयाबीन की सर्वाधिक उत्पादकता एवं उत्पादन जिला उज्जैनी है, ये भी अपन देख चुके हैं। एशिया का ये सन ने रिपीट कर दिया है वापस। विक्रम विश्वविद्यालय 1957 में इसकी स्थापना होती है और ये उज्जैन में है। किस किस ने इस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है और किस किस ने बैक लगवाई है ये भी आप कमेंट करके बताइए। ये तो हुई इसकी सारी महत्वपूर्ण जानकारी। इसके अलावा भी अपन थोड़े तथ्य देख लेते हैं उज्जैन के बारे में। उज्जैन प्रथम इसकी भाषा क्या है? इसकी बोली आती है मालवीय, मालवी भाषा। ठीक है, उज्जैन में बोली जाने वाली भाषा है मालवीय। इसके बाद उज्जैन शिप्रा नदी के तट पे स्थित है, शिप्रा नदी। इसके बाद आता है यहाँ की मिट्टी। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, इस वजह से सोयाबीन की अत्यधिक मात्रा में यहाँ उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ की मिट्टी है काली मिट्टी। काली मिट्टी, काली मिट्टी का यहाँ बहुयात्मक उपयोग किया जाता है। इसके अलावा यहाँ का स्टेडियम, स्टेडियम आता है राजमाता विजयाराजे, राजमाता विजयाराजे स्टेडियम। राजमाता विजयाराजे स्टेडियम ये अपन देख चुके हैं। फिर अपन ने पढ़ा था जंतर मंतर। जंतर मंतर, जंतर मंतर इसकी स्थापना करी थी सवाई जय सिंह द्वारा। सवाई जय सिंह द्वारा। सवाई जय सिंह कहाँ के राजा थे या आप मुझे कमेंट करके बताइए। शिप्रा नदी उज्जैन के तट पे उज्जैन शिप्रा के तट पे बसा हुआ है। इसके अलावा शिप्रा को मालवा की गंगा भी कहते हैं, मालवा की गंगा भी कहा जाता है। इसको मालवा की गंगा कहते हैं। अगर बात करें अपन कि मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश की गंगा है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी ये मध्य प्रदेश की गंगा है। इसकी लंबाई है
13-12। ठीक है। और भारत की गंगा तो आप जानते हैं, गंगा नदी को कहते हैं, और इसकी लंबाई है 25-25। ठीक है, 25-25। अगर प्रदूषण के आधार पे अगर देखें तो यह है बेतवा नदी, सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी बेतवा नदी। वैश्य टेकरी के बारे में अपन ने पढ़ा था। वैश्य टेकरी, इसकी स्थापना की थी सम्राट अशोक ने। वैश्य टेकरी, इसकी स्थापना करी थी सम्राट अशोक ने। फिर अपन ने देखा था कालिदास, कालिदास एकेडमी अपन पढ़ चुके हैं। एक ही अकादमी है उज्जैन में, बाकी जितनी भी अकादमी हैं आपको सब भोपाल में मिलेगी। कोई भी संस्थान हो, एकेडमी हो, आपको भोपाल में ही देखने को मिलेगा। एक ही है, कालिदास अकादमी। कालिदास की रचना की बात करें अपन तो मेघदूत, मेघदूत के बाद आता है कुमार संभवम, मालविका अग्निमित्रम, ऋतु संहार, कौन कौन सी हुई है? मेघदूत, कुमार संभवम, मालविका अग्निमित्रम, ऋतु संहार और अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। इसके अलावा भी बहुत सारी रचना है और इसमें से कोई बची है तो आप कमेंट करके बताइए। ये थी इसकी सारी जानकारी। इसके अलावा आता है अभी हाल ही में अगर देखें अपन करंट की बात करें तो यहाँ पे एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है जिसका नाम है महाकाल कॉरिडोर। ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है, यह कॉरिडोर का नाम है महाकाल कॉरिडोर, जो कि उज्जैन में स्थित है। यह कॉरिडोर लगभग काशी में जो कॉरिडोर बना था ना, काशीनाथ में, काशी कॉरिडोर, इससे 4 गुना बड़ा है। ये 4 गुना बड़ा है। महाकाल कॉरिडोर काशी कॉरिडोर से 4 गुना बड़ा है। इसका उद्घाटन अगर बोले अपन इसका उद्घाटन करने आएंगे श्री नरेंद्र मोदी जी। कब आएंगे? 13 अक्टूबर को। आने वाली 13 अक्टूबर को हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इनका उद्घाटन किया जाएगा। इसकी क्या खासियत बात है, आइए देखते हैं। सबसे प्रथम अपन देखते हैं इसकी लागत 750 करोड़ रुपए में ये बना है। 750 करोड़ रुपए इसको बनाने में खर्च हुए हैं। दूसरा, यहाँ पे 108 शिव स्तंभ बनाए गए हैं। 108 शिव स्तंभ बने हैं। जैसे इस कॉरिडोर को बनाने में जो खंबे का निर्माण हुआ है उनका नाम रखा गया शिव स्तंभ, जो कि है 108। इस कॉरिडोर के अंदर शिव गाथा भी लिखी हुई है। शिव गाथा, शिव जी की गाथा लिखी हुई है इसके अंतर्गत। और एक झील का निर्माण किया गया है रुद्र सागर करके, रुद्र सागर झील। रुद्र सागर झील पहले से एक तालाब था जिसको झील का रूप दिया गया। ठीक है, रुद्र सागर झील बनाया गया।
इसके अलावा यहाँ पे विक्रमादित्य संवत, विक्रमादित्य संवत या विक्रम संवत बोल सकते हैं, उसकी घड़ी भी लगाई जा रही है। विक्रमादित्य या विक्रम संवत की घड़ी भी लगाई जा रही है। तो आज अपन ने क्या क्या पढ़ा, सबसे प्रथम देखते हैं अपन अपन ने क्या क्या देखा था। सबसे प्रथम अपन ने उज्जैन के उपनाम पढ़े थे, अवंतिका, उज्जैनी, कनकशंगा, विशाला, प्रतिकल्पा, कुमुदवंती। इसके अलावा भी अपन ने देखा था इसको मंदिरों का शहर भी बोला जाता है, मूर्तियों का नगर भी बोला जाता है, और ये इसको मेलों का शहर भी कहते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के इसी शहर में कम से कम 227 मेले लगते हैं। 227 मेले इसी शहर में आयोजित किए जाते हैं, इस वजह से मेलों का शहर भी इसे बोला जाता है। फिर अपन ने देखा था 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, मध्य प्रदेश की स्थापना के 3 वर्ष बाद ही इसकी स्थापना कर दी गई थी, ये अपन ने देख लिया। फिर अपन ने पढ़े थे संभाग, उज्जैन, देवास, मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर, आगरा शामिल। ये सारे हैं इसमें 7। उज्जैन संभाग के अंतर्गत 7 जिले आते हैं और इसी उज्जैन के अंतर्गत 7 तहसीलें आती हैं, जो भी अपन ने देखी थी। ठीक है, यह प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा संभाग है, यह भी अपन ने देख लिया है। क्वेश्चन आएगा कि मध्य प्रदेश के 5 संभाग में से तीसरे नंबर पे कौन सा आता है, तो आपको बताना है उज्जैन, ये अपन देख चुके हैं। जनसंख्या अपन ने देखी थी 19,86,864, ये अपन देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद आती है इसकी साक्षरता। साक्षरता अपन ने देखी थी 72.3%, और ये 2011 के अकॉर्डिंग आंकड़े हैं। फिर अपन ने पढ़ा था जनसंख्या घनत्व 326, और ये सारी चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं। इसके बाद अपन ने देखा था सांस्कृतिक एवं पर्यटक स्थल वगैरह, महाकाल की नगरी भी इसे बोला जाता है। फिर आया था भरतहरि की गुफाएं, ये भरतहरि नहीं भरतहरि की गुफाएं अपन करेक्ट कर चुके हैं इसको, है ना। फिर महाकाल का मंदिर वगैरह पढ़ा। फिर सांदीपनी आश्रम, चिंतामण गणेश मंदिर, जंतर मंतर, मुगल सराय और अनेक मंदिर जो मैंने अभी बताए थे, उनके बारे में क्वेश्चन आता है तो आप देखना। फिर अपन ने पढ़े थे उज्जैन जो कुंभ का मेला लगता है, सिंहस्थ मेला भी इसे बोला जाता है। इसके अलावा भारत में कहाँ कहाँ मेले लगते हैं वो भी मैंने आपको बताया है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत में किस किस शहर में मेला लगता है तो आप क्लियर कर लीजिए उसको। फिर अपन ने देखा था भौगोलिक दृष्टि। भौगोलिक दृष्टि अपन ने पढ़ी है। कुल जनसंख्या की दृष्टि में सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत इसी जिले में, सिर्फ प्रतिशत के हिसाब से ज़्यादा यहाँ निवास करती है अनुसूचित जाति। फिर अपन ने देखा था नागदा में कृत्रिम रेशे बनाने का कारखाना है, ये उज्जैन से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पे है, जो कि प्रस्तावित जिला है और आने वाले समय में ये जिला बनने वाला है, ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद अपन ने पढ़ा था महिदपुर सहकारी शक्कर कारखाना, सूती वस्त्र, यहाँ पे कॉटन का उत्पादक होता है बहुमात्रा में। और उसके बाद अपन ने देखा था शक्कर कारखाना, यहाँ पे गन्ने वगैरह बहुत मात्रा में मंगवाए जाते हैं, ये अपन देख चुके हैं। और ये महत्वपूर्ण तथ्य भी अपन देख चुके हैं। महाकवि कालिदास, शरद जोशी, वारामिहिर, इनके बारे में भी अपन पढ़ चुके हैं। फिर प्रतिवर्ष कालिदास समारोह आयोजन यहाँ पे होता है, कालिदास एकेडमी यहाँ है, ये भी अपन देख चुके हैं। महाकवि परिमल द्वारा उज्जैन को पृथ्वी के रत्न के समान कहा है और कालिदास ने कहा था स्वर्ग का एक टुकड़ा उज्जैन को, ये भी अपन देख चुके हैं। ये सारी जानकारी थी जो मैं आपको दे चुकी हूँ उज्जैन के बारे में। और आज ये मेरा YouTube का पहला वीडियो है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइए मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँ, और इसमें कोई और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।